सीआईए की जो मॉल्टन की टीम है हेडेड बाय फैसल शरीफ और इनकी जो टीम है अफजाल वगैरह, इन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये एक सेंसेशनल केस था जिसमें मेरे राइट साइड पे जो बैठे हैं इनके ख्वाजा शाहजेब ये फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के सदर भी हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये मेंबर भी हैं। इनके घर पे एक वारदात हुई जो डकैती की वारदात थी जिसमें 2 औरतें और 5 मर्द जो थे वो शामिल थे। औरतें बेसिकली ये पहले रैकी करती हैं और घरों में इनग्रेस अचीव करती हैं कि घर की जो मुलाजमा की रूप में आती हैं और फिर उसके बाद अपने साथियों को बुला के उसके बाद वारदात करती हैं। ये सेम इनके साथ ऐसा ही हुआ और इनके घर के अंदर वो बतौर मुलाजमा के आई हैं और उसके बाद फ़ौरन बाद इन्होंने एक वारदात की बड़ी संगीन जिसमें इनका अच्छा खासा नुकसान हुआ। 2 करोड़ 20 लाख के करीब इनकी वारदात हुई जो टोटल नुकसान हुआ, जिसमें ज्वेलरी है, डायमंड्स हैं और कुछ कैश है। ये जब तफ्तीश थी एक ब्लाइंड केस था जिसको फॉलो करते हुए इनके पास चूँकि एक कोई इमेज पिक्चर और इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी उन औरतों की और उन बंदों की। उसके बाद फिर हमने टेक्निकल बेसिस पे भी काम किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी इसमें इस्तेमाल करते हुए बड़ी मेहनत की इनकी टीम ने, फैसल शरीफ की। और इसमें ये गैंग पूरा का पूरा 100% तमाम मेंबर्स इसके अरेस्ट हुए, जिनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इरफान है, तारिक है, इकबाल है, मिसबा, शकूरा बीबी, ये सारे मुल्ज़मान इसमें अरेस्ट हुए। इसमें जो तारिक है ये शेखुपुरा का रिहायशी है और इसमें 50 के करीब मुकदमात का साबका रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा इकबाल उर्फ बाला है, ये भी ओल्ड ग्रुप है और ये पाकपतन का रहने वाला है। इसके ख़िलाफ़ भी साबका रिकॉर्ड काफ़ी है मुकदमात का, डिफरेंट मुकदमात का। ये जो शाहजेब साहब हैं ये हमारे जो हीरो हैं, हमारे क्रिकेटर हैं वहाब रियाज साहब, ये इनके बहनोई हैं, इनके घर इनकी सिस्टर हैं, उनके घर में ये वारदात बेसिकली हुई थी। ये बताने का मकसद ये है कि और इसमें हमने तमाम रिकवरी जो इनकी स्टोलन प्रॉपर्टी थी वो रिकवर कर चुके हुए हैं, जिसमें सोना है 7.25 तोले तकरीबन, ये 18 लाख मालियत का है। फिर जो बाकी ज्वेलरी है कोई 60 तोले मालियत के हैं, कोई 2 करोड़ के करीब। फिर इसके अलावा नकदी है, इनसे असला भी जो इस्तेमाल हुआ वारदात में वो भी बरामद कर लिया गया। ये मॉल्टन थाने का केस था। अगेन टीम ने बहुत मेहनत के साथ ये वारदात जो ब्लाइंड वारदात थी ये ट्रेस की है। इनके थ्रू ये ख़ुद भी आप इनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इनके थ्रू एक ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि बड़े नुकसान से बचने के लिए ये जो औरतें हम मुलाजमाएँ घर में रखते हैं, ये एक हमारा पुलिस खिदमत मरकज़ के अंदर एक प्रोसेस है एम्प्लॉई वेरिफिकेशन का या सर्वेंट वेरिफिकेशन का, उसको ये यूटिलाइज़ नहीं करते और बड़ा कन्वीनियंटली ये पहले 2-3 दिन के अंदर ही ये वारदात कर देती हैं। ये जो ख़वातीन घरेलू मुलाजमा के रूप में आती हैं तो उनकी वेरिफिकेशन ज़रूर पुलिस से कराया करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बड़े नुकसान से ये बचाएगी। वेरिफिकेशन का प्रोसेस में इनको आना पड़ता है और इनके आईडी कार्ड्स वेरीफाई होते हैं, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड, इनकी फैमिली हिस्ट्री, उसके अंदर कोई क्रिमिनल अरेस्ट हुआ है तो ये सारी चीज़ें पुलिस आपको ख़ुद वेरीफाई करके देती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें लोग अगर इस बारे में एहतियात करेंगे मुलाजमा रखने से पहले, ऑल्दो के एक शॉर्टेज होती है लाहौर के अंदर, बड़े लोगों को ज़रूरत है इसकी, लेकिन ये एक SOP है जिसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बाकी अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है और तो फिर हमें अवेलेबल। ये वारदात जो थी ये क्या डकैती की दर्ज हुई थी 395 की, तो 5 मिनट आपने बताया जी जी। और दूसरा ये बताया कि क्या ये घरेलू मुलाजिम थे जिन्होंने ये मनसूबा बनाया ये वारदात? जी, ये मैंने बताया कि घरेलू मुलाजमा के रूप में पहले आते हैं और उसके बाद फिर अपने लोगों को बुला के इसने प्रॉपर डकैती कराई घर के अंदर।
और डकैती की वारदात हुई प्रॉपर, यानी कि इसमें असले के साथ आए और उन्होंने घर का सारा सामान जो है वो फोर्सफुली असले के जोर पे छीना। 395 का पकड़ा। ऐसे गैंग जब भी पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कोई 50 मुकदमों में रिकॉर्ड याफ्ता है, कोई 100 मुकदमों में रिकॉर्ड याफ्ता है। ऐसे पकड़े जाते हैं, ऐसे बाहर आ जाते हैं। क्या समझते हैं कि तफ्तीश में कहीं कोई सुकून रह जाता है जिसका ये फायदा उठाते हैं? देखें, तफ्तीश में प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं, लेकिन जो मेन इसमें कॉज है जो रिजाइलिंग ऑफ विटनेसेस या रिजाइलिंग ऑफ कंप्लेनेंट्स, ये एक बहुत बड़ी कॉज है जिसमें लोग जो है वो अपना केस जब कोर्ट में फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ उस तरह से विटनेस प्रोटेक्शन सिस्टम भी नहीं है, लेकिन फॉलो ना करने की वजह से और तफ्तीश में भी नकाइस होते हैं, लेकिन वो उसकी परसेंटेज बहुत थोड़ी है। जो मेन आपका है उसमें रिजाइलिंग ऑफ विटनेसेस एक बहुत मेजर कॉज है जिसकी वजह से ये प्रोसिक्यूट नहीं होते और फिर दोबारा जेल से बाहर आ जाते हैं और फिर इनको पकड़ना पड़ता है। एक विशस साइकिल ऑफ क्राइम है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं। जैसे आपने बताया कि 50 मुकदमा, 2.25 करोड़ की मालियत की वारदात है टोटल। 50 मुकदमा पे ये मुलजिम जो है मतलब इसके इंकशाफ किया है, तो लाहौर में कोई और भी इसने इंकशाफ, बाकी अभी उनकी तफ्तीश चल रही है। बाकी अभी हम बाकी उनकी तफ्तीश कर रहे हैं, मज़ीद रिकवरीज उनसे करेंगे। इसमें दो चीज़ें बताइएगा। एक तो जाहिर है ये 1 जनवरी से लेके अपने जाहिर सी बात अब साल 6 होने लगी है। इस दौरान भी 18 से 20 नकब जनी की वारदातें हुई और उन्होंने फोकस किया है डिफेंस, सट्टू कतला हो गया, मार्डरटाउन डिवीजन, कैंट और सदर, ये 3 यहाँ पे खवातीन आती हैं जुमला बन के। उसके बाद इसी तरह अपने लोग बुलाते हैं और गन पॉइंट पे वारदात पे चले जाते हैं। 18 से 20 होती हैं। आपने इन 3 डिवीजनों के हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार की और इनका रिकॉर्ड चेक किया, आया कि इनको गैंग अभी भी वहाँ पे मुस्तैद है क्या इन 3 डिवीजनों में? हिकमत अमली डिटेक्शन है। डिटेक्शन इज़ द बेस्ट ऑफेंस और उसकी बेस्ट प्रिवेंशन है। और उसमें हम हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने बड़े बड़े चैलेंजिंग बर्गलरी के जो गैंग्स हैं उनको अरेस्ट किया। आपके सामने है एक गैंग जिसका कोई 12-13 साल से वारदातें कर रहे थे, उनको पहली दफ़ा अरेस्ट किया गया, अभी उनको प्रोसीड कर रहे हैं। और उसके अलावा और भी काफ़ी इसमें गैंग्स हैं, लेकिन हम चलते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट डिटेक्शन की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे पास वो प्रिवेंशन वाले जो मैकेनिज़्म है या जो नफरी है वो अवेलेबल नहीं होती। तो वो हमारे दूसरे विंग्स चूँकि उसमें काम कर रहे होते हैं, ऑपरेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन के विंग्स भी उस पर प्रिवेंशन वाली साइड पे, तो ये हम बेसिकली डिटेक्शन की तरफ फोकस करते हैं। आपको पता है जब तक क्रिमिनल जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक गैंग पकड़ा नहीं जाएगा, तो वो अपनी वारदातें रिपीट करते जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर हाल यही है। उसके मुहर्रकात क्या है बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो मरातब की बात कर रहे हैं, मरातब उसकी बता क्या फीचर्स की क्या सारी। अच्छा जी, यही आप पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि सीए मॉडल टाउन जो है फैसल शरीफ साहब ने पीछे भी एक वारदात बड़ी ट्रेस की थी। चले फिर मैं पहले उसको हाँ चलें वो कर लेते हैं। ये हमारा एक सब इंस्पेक्टर जो कि नारंग के रिहायशी थे और क्लोज टू रिटायरमेंट है, इसकी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सदर मुरीद के अंदर। इस इंसिडेंट में एक अरसलान नामी जो नकब वो था जेब तराश था, बेसिकली शादियों के फंक्शंस में वो जेब तराशी करता था, और उसका एक और साथी था वासिफ नाम का जो कि इसके साथ पहले मिल के वारदातें करता था, और उसके बाद फिर ये दोनों का आपस में कोई प्रॉब्लम हुआ और फिर वो इन्फॉर्मर में कन्वर्ट हो गया वासिफ जो है। वासिफ ने ये फिर एक इन्फॉर्मेशन पास की कि अरसलान को पकड़ा जा सकता है। उस सिलसिले में हमारी जो टीम है इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने अरसलान को पकड़ने के लिए वहाँ पे इंटरसेप्ट किया बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एक गाड़ी को। उस इंटरसेप्शन के बाद गाड़ी जो है वो 2 मज़ीद जो गाड़ियाँ थीं जिनको जिसमें प्राइवेट लोग थे जिनको हम प्रोब कर रहे हैं, जो कि वासिफ के साथ आए हुए थे, जो बेसिकली चूँकि केस मुरीद के में दर्ज हुआ है, लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो फिर जो वासिफ के साथ जो लोग थे जो 2 गाड़ियों में थे, उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया। वो उसने जब गाड़ी भगा ली वहाँ से, तो वो ये जो वाक़या फायरिंग का और एक्सीडेंट का पेश आया, ये
पुलिस की इंटरसेप्शन के आधे घंटे के बाद आया, यानी कि आधे घंटे तक उन्होंने उन गाड़ियों ने, 2 गाड़ियों ने एक गाड़ी को फॉलो किया और उसमें उन्होंने पीछे से फायर किया। किसी को फायर प्रॉबेबली लगा नहीं है, अभी पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो फायरिंग की वजह से गाड़ी बेकाबू हुई और फिर एक खंबे में टकराई और उस एक्सीडेंट के नतीजे में मरातब की भी डेथ हुई और उसके साथ एक और ज़काउल्ला था। जो टेक्निकल पॉइंट है जिसमें है जो पर्चा हुआ है वो तो 302 के तहत हुआ। अब दोनों को अगर फायर नहीं लगा, इट मींस कि ये 324 में की तफतीश होगी ना, फिर जिसमें ड्राइवर जख्मी नहीं, देखिए कॉन्सिक्वेंस जो नहीं 324 का एक बंदा भी तो जख्मी है उसमें, तो 324 और 322 में और इन्वेस्टिगेशन 302 तो अलग हो जाएगी। हाँ, इसमें जो चूँकि मुरीद के पुलिस जो टेक्निकल डिटेल्स आप बता रहे हैं वो तो मुरीद के पुलिस, शेखुपुरा पुलिस डील कर रही है। मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक अभी तक आई है वो इस तरह से है। बाकी जब तफ्तीश में लोग पकड़े जाएंगे, शामिल तफ्तीश होंगे, फिर मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे तो फिर उसके मुताबिक। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि सीआईए मॉल्टन फैसल शरीफ साहब ने एक तो वारदात पहले भी ट्रेस की थी, सानिया आशिक के जो घर में वारदात हुई, तो क्या ये जो मुलजमान है ये पोश इलाके को जो है वो टारगेट करते हैं? क्या इनके पीछे कोई ऐसा मुनज़्ज़म गैंग है जो इन ख़वातीन को इस्तेमाल करता है और घरों के अंदर मुलाजमत इख्तियार करने के बहाने जो है वो दाखिल? मैंने आपको बताया मुनज़्ज़म गैंग इस तरह के ये हैं कि अपने अपने इन्होंने लोगों की लापरवाही है कि वो उसको तस्दीक नहीं कराते पुलिस से। जब मुलाजमा रखते हैं उसके बाद फिर दोबारा वो वारदात हो जाती है तो उसके बाद उनको पता लगता है कि ये तो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। तो ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, कुछ लोग साबका रिकॉर्डेड निकलते हैं और कुछ नहीं भी होते साबका रिकॉर्डेड। तो आपको पता है लालच के एलिमेंट की वजह से भी कई लोग ट्रिगर हो जाते हैं और उस तरह कर लेते हैं। जी सबसे पहले जी मैं इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा, अमूमन जो मुलाजमा रखते हैं आप जैसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो हैं वो या तो कंपनीज हैं, इनका घर नहीं है, इनकी सिस्टर के घर। एग्जैक्टली मुझे पता है, मतलब मीन टू से दैट इफ ही इज अवेलेबल हियर तो उनकी भनोई भी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। जी, हाँ जी। तो वो किस तरह आपने मुलाजमा जो है वो रखी, कोई जांच पड़ताल नहीं की उनकी, यानी वेरिफिकेशन नहीं की थी जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया? अगर आप नहीं जवाब देना चाहते तो शादेब साहब नहीं वो देंगे। सबसे पहले तो मैं पंजाब पुलिस का जी शुक्रिया अदा करता हूँ, CCPO साहब का, इमरान भाई का, फैसल भाई उनकी टीम का, जिस तरीके से उन्होंने इस केस को देखा है, जिस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर दिन रात काम किया और जिस तरीके से उन्होंने जो हमारी रिकवरी कराई है, तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी बात को लेके बिल्कुल ये हमारी थोड़ी सी, हम कहते हैं कि नाअहली है कि जब हम लोग किसी को भी मुलाजिम को रखते हैं, और ये मैसेज भी है सारे लोगों के लिए कि जब भी हम किसी मुलाजिम को रखते हैं तो हमें उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लेनी चाहिए कि इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो, हम लोग अगर थोड़ी सी एहतियात बरत लें तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। आई बिलीव कि जिस तरीके से हम प्रोमिनेंट हैं या कोई भी आम लोग भी हैं, सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये जो पुलिस खिदमत सेंटर जिसका जिक्र किया इमरान भाई ने, हमारा काम है कि वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लेनी चाहिए। ये मेरे लिए भी एक लेसन था, मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए भी एक लेसन था, हम सब के लिए एक लेसन है कि इससे पहले कि हमारा नुकसान हो हम खुद थोड़े से विजिलेंट हो जाएं तो हमें इंशाल्लाह आगे इन चीज़ों को फेस करना नहीं पड़ेगा। प्लस एक दफ़ा फिर इमरान भाई उनकी टीम, फैसल भाई उनकी टीम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से उन्होंने आई थिंक रिस्पॉन्ड किया है। जी प्लीज। सर मैं भी इन्हीं सबके साथ ही तो आप बैठी क्यों नहीं है? बैठ इनको सर मैं क्योंकि इस वक्त मैं अपने केस के लिए आई हुई थी। जी सर आप सबकी सुनते हैं और आप अभी अगर आप बाद में कर लेंगी तो बेहतर है। सर मेरे बात में सर कोई सुनता नहीं है। नहीं अभी मैं आपकी बात सुनते हैं। सो मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगा और आई बिलीव जिस तरीके से पंजाब पुलिस काम कर रही है, आई थिंक हम सबको उनको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। मैं भी आपके साथ वारदात हुई है ना, आप थोड़ा बताइए किस तरह वारदात हुई, मुलाजमों को आपने कैसे रखा था और फिर क्या हुआ क्या उस रोज? मैं समझता हूँ कि ये ख़वातीन हमारी जो हैं, ज़ाहिर है कि जी बंदे तो फिर भी थोड़ा बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन जब किसी भी खातून को हायर कर रही होती हैं, मुलाजमा को, तो थोड़ी सी नेगलिजेंस वहाँ पे होती है। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा इमरान किश्वर साहब, इनकी टीम को, फैसल साहब को, हमारे SP साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, और फैसल शरीफ साहब ने जो अपनी टीम जिसको अफजाल डोगर साहब हेड कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि हर वक्त नेगेटिव कमेंट जो हैं ये पुलिस, CIA और सबके बारे में, और मैंने ये रिक्वेस्ट करके ये कहा कि जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद भी यही है
कि कम से कम जो हमारी पुलिस दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी अपनी जो गलतियों की वजह से जो इस किस्म की इतनी बड़ी वारदातें होती हैं, तो मैं सबसे पहले इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और अगर हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ, और अप्रिसिएशन, ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। और जिस तरीके से DI साहब ने कहा, वहाब साहब ने कहा कि खिदमत मरकज़ बने हुए हैं, हमें वहाँ पे कर लेनी चाहिए। ज़ाहिर है ख़वातीन की अपनी नाअहली है कि वो बग़ैर किसी रेफरेंस और बग़ैर चेक किए जब इस किस्म की आती हैं, लेकिन ये वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये प्लान करके आते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी 100% रिकवरी जो है वो हुई है, उसमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग नहीं है और उनको ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो कहीं इस सारी चीज़ों को बेच सकते। तो वंस अगेन जी बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करें, 7-8 दिन लगे हैं जी, उसमें ही रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह होगी। थैंक यू। बिलावल बिलावल की रिमांड चल रहा है मेरे ख्याल में जी सर, रिकवरी उससे हो गई है, वेपन रिकवर हो गया हुआ है और उसका रोल डिटर्मन हो चुका हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह उसको चलान कर देंगे। ये लेके जाने वाला और वहाँ पे एग्जीक्यूट कराने वाला। आज टीपू कत्ल केस में तीसरी बार पेश किया गया, हमें ये पता चला है कि उसके रेड वारंट जो है भी पूरा हो गए हैं। आपके ये नहीं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन।